सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार में। मैं रोहितास। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे PCTS का 6, 7, 8 नंबर फॉर्म जब आप भरते हैं तो उस दौरान आपसे कहां पर और किस प्रकार की गलतियां होती है और उन गलतियों के कारण आपने काम किया है फिर भी आपका डेटा राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर टारगेट से कम बोलता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे निवेदन है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और अपने साथ के साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो जरूर भेजा करें ताकि आपके सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंचे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपका फॉर्म नंबर 6, 7, 8 का पहला पार्ट जो होता है वो प्रसव पूर्व सेवाएं का होता है। प्रसव पूर्व सेवाओं के अंदर ये जो पार्ट होता है इसके बारे में मैंने आपको PCTS के 6, 7, 8 नंबर फॉर्म कैसे भरें पार्ट फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया है। और उसके बाद आता है प्रसव वाला जो प्रसव विवरण है, तो इस प्रसव विवरण को मैंने पार्ट 2 के वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझाया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद आता है आपका प्रसव पश्चात देखभाल HBNC। तो इस HBNC वाले पार्ट को मैंने वीडियो के पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो चलो आज इस PCTS के भाग 4 के अंदर हम बात करेंगे HBYC से आगे के पॉइंट के बारे में। तो HBYC के बारे में आप सबसे पहले समझेंगे कि HBYC कैसे करते हैं, कि HBYC वाला जो फॉर्मेट आपका होता है 6, 7, 8 नंबर फॉर्म भरते समय आपको उसके अंदर किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं HBYC विवरण, इधर लिखा हुआ है HBYC विवरण और इधर लिखा हुआ है इन फैसिलिटी और आउटरीच। तो मैंने इन फैसिलिटी के अंदर कौन सी रिपोर्ट आएगी और आउटरीच के अंदर कौन सी रिपोर्ट आएगी वो इस वीडियो के पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। यदि आपने पार्ट 2 वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है और इन फैसिलिटी आउटरीच के अंदर किस प्रकार से कौन से डाटा हमें फिलअप करने हैं ये आपको अभी तक नहीं पता है तो पार्ट 2 वाला वीडियो पहले जरूर देखें। अब आगे देखेंगे इसके अंदर इन फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, जो हम संस्था के अंदर काम करते हैं। तो HBYC जो होती है वो हम संस्था के अंदर नहीं करते, हम घर पर जाकर के करते हैं, फील्ड में जाकर के करते हैं, तो वो होगा आउटरीच। तो इन फैसिलिटी वाले कॉलम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये ब्लॉक है। PCTS सॉफ्टवेयर पर ऑनलाइन करते हैं तो ये यहाँ पर ब्लॉक दिखाता है और ये कॉलम जो आगे होता है, जो आगे वाला कॉलम है आउटरीच वाला, तो ये आउटरीच वाले कॉलम के अंदर भरे जाते हैं। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि आप अपने 6, 7, 8 नंबर फॉर्म जब फिलअप करते हैं तो उसके अंदर आपको ये सभी पॉइंट आउटरीच वाले कॉलम में भरने हैं, न कि इन फैसिलिटी वाले कॉलम में भरेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अनुमानित बच्चों की संख्या HBYC विजिट में संपर्क किया जाना था। यहाँ पर है आपके इस महीने कितने बच्चों का HBYC के तहत संपर्क किया जाना था, यानी HBYC के तहत कितने बच्चों का संपर्क किया जाना था। इसका मतलब है कि 3 महीने जिसके पूरे हुए हैं वो इस महीने आपके क्षेत्र में कितने बच्चे थे, 6 महीने जिसके पूरे हो चुके हैं, 6 महीने का बच्चा हो चुका है, ऐसे बच्चे कितने थे, 9 महीने वाले कितने थे, 12 महीने वाले कितने थे और 15 महीने वाले कितने हैं। ये संख्या आपको अपने क्षेत्र की आशा से मिलेगी या आप अपने आरक्षित रजिस्टर से देख करके भी इस प्रकार की रिकॉर्ड आप अपना निकाल सकते हैं। तो ये आप देखेंगे सबसे पहले आपके क्षेत्र के अंदर 3, 6, 9, 12 और 15 महीने के कुल बच्चे कितने हैं वो संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। अब जितने आपके क्षेत्र के बच्चे हैं उसके अंदर से ये पूछ रहा है कि HBYC विजिट के दौरान आशा द्वारा संपर्क किए गए बच्चों की संख्या, जितने आपके क्षेत्र के बच्चे हैं तो उनके अंदर से आशा द्वारा कितने बच्चों का संपर्क किया गया, तो ये रिपोर्ट यहाँ पर आएगी। तो मेरे इस केस के अंदर इस महीने 5, 8, 9, 10 और 10 इस प्रकार की संख्या थी और इन सभी बच्चों का आशा के द्वारा संपर्क किया गया था। तो 5, 8, 9, 10 मैंने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। कोई भी बच्चा इसमें वंचित नहीं रहा, सभी बच्चों की HBYC की विजिट आशा के द्वारा की गई है। इसके बाद आता है बच्चों की संख्या जिन्हें आशा द्वारा ORS पैकेट दिया गया। इसके अंदर ध्यान देखेंगे, इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट होता है यहाँ पर 3 महीने वाला, तो 6 महीने से छोटे बच्चे को हम ORS नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपका 0 आएगा। इसके अंदर ये ध्यान देने वाली बात है 3 महीने वाले बच्चे के अंदर ORS का आप घोल नहीं दोगे, आशा उसको ORS नहीं देगी तो यहाँ पर आपका 0 आएगा। 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने वाले बच्चे को ORS देना है, उन सभी बच्चों को ORS देना है तो यहाँ पर आप सभी बच्चों की यहाँ पर संख्या डालेंगे। यदि ORS का पैकेट आशा के द्वारा नहीं दिया गया है, IFA की सिरप आशा के द्वारा नहीं दी गई है तो उसके अंदर आशा का पेमेंट नहीं होगा। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि एनएम को हर महीने जितने उनके क्षेत्र में बच्चे हैं उसके हिसाब से आशा को ORS और आयरन सिरप देनी है। यदि आपने आशा को ORS और आयरन सिरप नहीं दी, आपके रिकॉर्ड में ये होना चाहिए आपने इस महीने आशा को कितने ORS पैकेट दिए हैं और कितने आयरन सिरप दिए हैं, ये संख्या आपके पास होनी चाहिए।
अगर आपने सप्लाई आशा को दी ही नहीं है, फिर भी आशा यहाँ पर अपनी पूरी संख्या दिखा रही है, तो ये आपका डाटा गलत हो सकता है। तो ये रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें ORS पैकेट किसको देना है, ये मैंने बता दिया, 6 महीने से ऊपर के सभी बच्चों को देना है। इसी तरह IFA सिरप है, IFA सिरप भी आप 3 महीने वाले बच्चे को नहीं देंगे, 6 महीने से ऊपर के सभी बच्चों को देंगे। उसके बाद आता है बच्चों की संख्या जिसका उम्र अनुसार टीकाकरण हो चुका है, यानी उम्र के अनुसार 3 महीने का जो बच्चा है उसके 3 महीने तक जितने टीके लगने थे वो सभी टीके लग चुके हैं, तो यहाँ पर आप पूरी संख्या देंगे। इसी तरह 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने और 15 महीने वाले बच्चे हैं, उन सभी का उसकी उम्र के अनुसार सभी टीके लग चुके हैं, तब तो आप यहाँ पर पूरी संख्या देंगे। अन्यथा यहाँ पर जो टीके नहीं लगे हैं तो यहाँ पर आप संख्या कम करके भी दे सकते हैं। तो मेरे क्षेत्र में जितने बच्चे थे सभी का टीकाकरण इस महीने पूर्ण हो चुका था, तो मैंने यहाँ पर पूरी संख्या डाल दी है। इसके बाद आता है आशा द्वारा पहचाने गए बीमार बच्चों की संख्या। अब बीमार बच्चा कोई मिला है तो यहाँ पर संख्या डालनी है। अब बीमार बच्चा कौन सा, जो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने वाले बच्चे की जो HBYC विजिट कर रही है, उन बच्चों में से कोई बच्चा बीमार मिला है तो उसकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। और जो बच्चे बीमार मिले हैं उनको रेफर किया हो तो यहाँ पर आप उनकी संख्या डाल देंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 लिख देंगे। पूरक आहार, अब ये पूरक आहार वाली बात देखेंगे, इसके अंदर भी 6 महीने से छोटे बच्चे को हम पूरक आहार नहीं देते, तो यहाँ पर आपका 0 डाटा आएगा। इसके अंदर डाटा नहीं भरे, बहुत सी आशा इसके अंदर डाटा दे देती है, बहुत सी ANM इसके अंदर डाटा ऑनलाइन कर देती है, तो ये डाटा आपका गलत हो जाता है। तो आपको पूरक आहार 6 महीने से पहले नहीं देते, तो 6 महीने तक हम केवल बच्चे को स्तनपान ही करवाते हैं, यहाँ पर पूरक आहार नहीं देते, तो यहाँ पर आपका डाटा 0 आएगा। परंतु 6 महीने से ऊपर के सभी बच्चों का पूरक आहार शुरू कर दिया जाता है, तो जितने बच्चों ने विजिट की उन सभी को पूरक आहार देना शुरू किया, ये संख्या आप यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद आता है बच्चों की संख्या जिन्हें ममता कार्ड में वृद्धि निगरानी चार्ट भरा गया। ममता कार्ड के अंदर वृद्धि निगरानी चार्ट भरना होता है आशा को। ये वृद्धि निगरानी चार्ट कौन सा है, मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन के अंदर वृद्धि निगरानी चार्ट है। तो इस चार्ट को आशा के द्वारा ममता कार्ड के अंदर भरा जाना चाहिए। यदि आशा ने ममता कार्ड के अंदर ये चार्ट नहीं भरा है और वो HBYC की रिपोर्ट करती है तो ये गलत है, उसको गलत भुगतान हो जाता है। तो ANM यहाँ पर ये डेटा भरते समय ध्यान देगी कि आशा के द्वारा जितनी HBYC उसके द्वारा की गई है उनकी वृद्धि निगरानी चार्ट ममता कार्ड के अंदर भरा जा रहा है या नहीं भरा जा रहा। इसके बाद आता है MUAC टेप द्वारा मापे गए बच्चों की संख्या। MUAC टेप से बच्चे की बाजू का माप लिया जाता है और उससे पता चलता है कि बच्चा कुपोषित है, अति कुपोषित है या सामान्य है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सभी बच्चों का आपको करना है, इसके अंदर कोई उम्र का नहीं है। तो 3, 6, 9, 12, 15 महीने सभी बच्चों का यहाँ पर आपको वृद्धि निगरानी चार्ट करना है और सभी बच्चों का यहाँ पर MUAC टेप से जांच करनी है। यदि आशा द्वारा इस प्रकार की जांच नहीं की गई है, ये रिकॉर्ड आशा के पास नहीं है, तो इसके अंदर भी आप यहाँ पर संख्या नहीं दें, क्योंकि ये आपका डाटा गलत हो जाएगा। और आशा से ये सब काम करवाने हैं, इनका रिकॉर्ड भी आशा के रजिस्टर में होना चाहिए। आशा के रजिस्टर में, आशा डायरी में ये रिकॉर्ड है, तभी आप उनका क्लेम वेरीफाई करें, अन्यथा आप उनका क्लेम वेरीफाई कर देते हैं तो ये आपका डाटा गलत हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे बच्चों की संख्या जो कम वजन के थे एवं पीले रंग में वर्गीकृत किए गए, यानी पीले रंग में दिखाए गए हैं, ऐसे बच्चे कितने मिले। उसके बाद आता है लाल रंग में दिखाए गए बच्चे कितने मिले, और उसके बाद आता है लाल रंग में वर्गीकृत बच्चों की संख्या जिनको MTC रेफर किया गया। MTC के अंदर उनको रेफर करना होता है। बच्चों की संख्या जिनका विकासात्मक देरी के लक्षण पाए गए। विकासात्मक देरी के लक्षण के लिए आप अपने ममता कार्ड के अंदर देखेंगे, उसके अंदर 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 15 महीने का अलग अलग चार्ट बना हुआ है। उसके अंदर हर बच्चे का 3 महीने पर कितना विकास होना चाहिए, 6 महीने पर कितना विकास होना चाहिए, 9 महीने, 15 महीने पर कितना विकास होना चाहिए, वो उस चार्ट के माध्यम से उसके अंदर अच्छे से समझाया हुआ है। तो वहां पर आप देखें उस चार्ट के अंदर जिस प्रकार से दिखाया हुआ है वो सभी लक्षण बच्चे के अंदर है या नहीं है। यदि वो सभी लक्षण नहीं मिल रहे हैं तो वो विकासात्मक देरी के अंदर पाए जाएंगे, उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। ये काम प्रैक्टिकली रूप से बहुत कम हो पा रहा है, परंतु कागजों में सभी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली रूप से हो इस बात का सभी ANM यहाँ पर ध्यान देगी। आगे देखेंगे बच्चों की संख्या जिनमें विकासात्मक देरी के लक्षण पाए गए, जिनको RBS के अथवा उच्च संस्था पर रेफर किया गया, यानी जिनमें विकासात्मक देरी के लक्षण पाए जाते हैं कि तो उन बच्चों की रिपोर्ट आशा ANM को बताएगी। ANM अपने रिकॉर्ड में लेते हुए उन्हें RBS के टीम को सूचित करेगी या उन्हें उच्च संस्था पर रेफर करेगी। तो ये संख्या यदि आपके पास हो तो वो यहाँ पर डाल देंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 डालेंगे। आगे है आशाओं की संख्या जिनकी सुपरवाइजरी विजिट की गई,
यानी आशाओं की संख्या, आपके क्षेत्र में जितनी आशा है, जितनी आशाओं के द्वारा ये विजिट की जा रही है, तो उन आशाओं की संख्या यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सी एनम जो ऊपर जो बच्चों की संख्या दे रखी है वही यहाँ पर डाल देते हैं, ये गलत है। यहाँ पर आशा आपके क्षेत्र में कितनी है, उन आशाओं की संख्या देनी है, उनकी विजिट आपके द्वारा की गई या नहीं की गई वो संख्या आपको यहाँ पर देनी है। तो आशा की सुपरवाइजरी विजिट आपको करनी है। उसके अंदर आपको ये देखना है कि आशा के द्वारा जो HBYC की जा रही है उसके अंदर वो ममता कार्ड के अंदर वृद्धि निगरानी चार्ट भर रही है या नहीं भर रही, MUAC टैब से उनकी बच्चों की जांच कर रही है या नहीं कर रही, पीले रंग में वर्गीकृत, लाल रंग में वर्गीकृत MTC पर रेफर कोई बच्चों को किया है या नहीं किया, विकासात्मक देरी के लक्षण वाले बच्चों को वो पहचान पा रही है या नहीं पहचान पा रही, ये सभी आपको सुपरवाइजरी विजिट के अंदर देखने होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आपका आता है प्रजनन संक्रमण तंत्र व रद्दी रोग, जिसे RTI बोलते हैं। RT ST आपने सुना होगा। RTI रोग के बारे में आपको यहाँ पर रिपोर्ट करनी होती है। यहाँ पर है नए प्रजनन एवं रद्दी रोगी जिनकी पहचान की गई। तो नए रोगी आपको कितने मिले हैं वो संख्या देनी है। इस महीने आपको नए रोगी कितने मिले, इसके अंदर आपका आता है पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर तीनों का देना है। तो ये आपको इन फैसिलिटी के अंदर आएगी, आउटरीच के अंदर नहीं आएगी। तो आपको इन फैसिलिटी के अंदर, यानी आपकी फैसिलिटी के अंदर, आपकी OPD के अंदर आपके पास जो पेशेंट चल करके आए हैं तो उनकी आपने जांच की है। तो इस प्रकार पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर की अलग अलग आपको रिपोर्ट देनी है। तो नए रोगी मिले हैं उनकी संख्या देनी है। मेरे क्षेत्र में इस महीने कोई भी इस प्रकार का रोगी नहीं मिला तो मैंने यहाँ पर तीनों में 0 कर दिया है। इसके बाद आता है नए प्रजनन एवं रति रोगी जिनका परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर तो आपकी है पहचान की गई, पहचान की गई यानी आपने लक्षणों के आधार पर पहचाना। उसके बाद आता है रति रोगी जिनका परीक्षण किया गया, यानी उनकी आपने जांच की। तो ऊपर जितनी आपने संख्या दी है उनके अंदर से आपने कितने रोगियों की यहाँ पर जांच की है वो संख्या आपको देनी है। पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर की अलग अलग आएगी। उसके बाद आता है नए प्रजनन एवं रति रोगी जिनका इलाज प्रारंभ किया गया। परीक्षण के बाद आपको वो पॉजिटिव मिल गए हैं, उनके अंदर RTI के लक्षण आपको मिल गए हैं, तो उनका आपने इलाज शुरू किया या नहीं किया वो संख्या आपको यहाँ पर देनी है। तो उसके बाद ये रिपोर्ट आपके यहाँ पर आएगी। अब फॉर्म नंबर 6, 7, 8 के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं परिवार नियोजन सेवाएं वाले कॉलम में। परिवार नियोजन सेवाएं आप देख पा रहे हैं, इधर इन फैसिलिटी आएगा और इधर आउटरीच का कॉलम दिया हुआ है। तो इन फैसिलिटी के अंदर कौन सी रिपोर्ट आएगी, आउटरीच के अंदर कौन सी आएगी और कौन से कॉलम के अंदर किस प्रकार की आपके द्वारा यहाँ पर गलती की जाती है, ये पार्ट समझना आपको बहुत जरूरी है। इसके अंदर सबसे ज्यादा गलतियां होती है। तो वीडियो के बीच में आपसे एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और अपने साथ के साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेज देवें। तो आगे वीडियो देखने से पहले अभी एक बार आप काम कीजिए, जो इस वीडियो के नीचे एक लाइक वाला बटन है वहां पर लाइक वाला बटन दबा दें और उसके बाद नीचे कोने में देखेंगे एक शेयर वाला बटन आपको मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आपके मोबाइल के अंदर जितने भी आपके साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी के अंदर इस वीडियो को भेजें। उसके बाद आगे के पॉइंट आप देखेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। तो अब आगे देखेंगे, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ परिवार नियोजन सेवाएं। परिवार नियोजन सेवाएं के अंदर देखेंगे अस्थायी साधन। अस्थायी साधन के अंदर सबसे पहले हम रिपोर्ट करेंगे अस्थायी साधन। अस्थायी साधन के अंदर क्या क्या रिपोर्ट आएगी, संस्था पर निवेशित की गई कुल IUCD की संख्या, संस्था पर निवेशित की गई कुल IUCD की संख्या, ये संख्या आपको यहाँ पर देनी है कि आपने कुल IUCD। अब IUCD के अंदर क्या होता है, IUCD के अंदर सभी आ जाएगी आपकी IUCD, PPIUCD और PAIUCD, यानी आपने कितनी IUCD लगाई, कितनी PPIUCD लगाई और कितनी PAIUCD लगाई, इन तीनों का जोड़ आपके यहाँ पर आएगा पहले वाले कॉलम के अंदर। कुल IUCD संख्या वाले कॉलम में क्या आएगा, IUCD, PPIUCD और PAIUCD, इन तीनों का जोड़ आपने कितनी IUCD लगाई, कितनी PPIUCD लगाई और कितनी PAIUCD लगाई, उन सभी को जोड़ करके आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे इस केस के अंदर इस महीने 4 IUCD लगाई गई थी, PPIUCD, PAIUCD नहीं लगाई गई थी, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर 0 कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने इसके अंदर 4 यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद आ रहा है इंटरनल IUCD निवेशन, PPIUCD व PAIUCD के अलावा, यानी केवल IUCD आपने कितनी लगाई वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आता है संस्था पर PPIUCD निवेशन सामान्य प्रसव पश्चात विद इन 48 आवर, यानी आपके उपकेंद्र पर कोई सामान्य डिलीवरी हुई है और उसके 48 घंटे के अंदर अंदर आपने PPIUCD लगाई है तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आता है संस्था पर PPIUCD निवेशन C सेक्शन प्रसव पश्चात विद इन 48 आवर, यानी कोई सिजेरियन डिलीवरी हुई है उसके आपने PPIUCD लगाई है 48 घंटे के अंदर अंदर, तो वो संख्या आप यहाँ पर डाल देंगे। परंतु ये सब सेंटर लेवल पर सिजेरियन डिलीवरी नहीं होती है तो यहाँ पर आपको इसके अंदर हमेशा 0 ही रखना है। इसके बाद आता है संस्था पर निकाली गई रिमूव्ड IUCD की संख्या, यानी आपने कितनी इस महीने IUCD निकाली वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद आता है महिलाएं जिनके IUCD इंस्ट्रक्शन से
कॉम्प्लिकेशन कितने हुए, आईयूसीडी लगाने से कितनी महिलाओं को दिक्कत हुई, कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। उसके आगे वाला पॉइंट देखेंगे, संस्था पर लगाए गए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव अंतरा कार्यक्रम, अंतरा कार्यक्रम के अंतर्गत आपने इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव कितनी महिलाओं को दिया। इन पॉइंटों को ध्यान से देखेंगे, इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आगे जो कॉलम है वो भरे जाने होते हैं। वहां पर बहुत सी गलतियां होती है और वो गलतियां न तो ऑपरेटर को समझ में आ पाती है और न ही एएनएम को ये समझ में आती है। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप किस प्रकार की गलतियां करते हैं और ऑपरेटर के द्वारा क्या गलतियां हो जाती है। तो सबसे पहले इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एमपीए फर्स्ट डोज, आपने इस महीने फर्स्ट डोज कितनी महिलाओं को दी है वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एमपीए फर्स्ट डोज, जो एमपीए फर्स्ट डोज आपकी है तो उसके अंदर एमपीए फर्स्ट डोज दो प्रकार के हैं आपके, एमपीए इंट्रामस्कुलर और एमपीए सबक्यूटेनियस। तो एमपीए सबक्यूटेनियस कितने लगाए और इंट्रामस्कुलर की डोज आपने कितनी दी है। तो यहाँ पर फर्स्ट डोज है दोनों, तो ये फर्स्ट डोज आपने कौन सी दी है, इंट्रामस्कुलर दी है या सबक्यूटेनियस की दी है, तो वो संख्या यहाँ पर डालें। तो शायद अपने यहाँ पर सभी जगह इंट्रामस्कुलर आईएम वाले इंजेक्शन ही आते हैं, परंतु फिर भी किसी के अंतरा सबक्यूटेनियस वाले भी आपके आते हो तो सबक्यूटेनियस वाले आपने लगाए हैं तो उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। परंतु मेरे हिसाब से लगभग सभी जगह आईएम वाले ही आते हैं, आईएम वाले ही लगाते हैं। तो ये इंजेक्शन आपके इन फैसिलिटी और आउटरीच दोनों जगह के हैं, इन फैसिलिटी और आउटरीच दोनों में भर सकते हैं। इन फैसिलिटी यानी आपने अपने संस्था पर कितने लगाए और आउटरीच यानी आपने अपने फील्ड के अंदर आप विजिट पर गए तो उस दौरान आपने कितने इंजेक्शन लगाए वो संख्या यहाँ पर डाल देंगे। इसी तरह सबक्यूटेनियस आपने लगाए हैं तो वो संख्या डालेंगे, अन्यथा नहीं डालेंगे। तो अब आप यहाँ पर देखें एमपीए सेकंड डोज, इसी प्रकार सेकंड डोज का होगा जो मैंने फर्स्ट डोज का आपको बताया है। इसी तरह थर्ड डोज का भी इसी तरह आएगा, आपका आईएम कितनी डोज दी है और सबक्यूटेनियस कितनी दी है। और आगे देखेंगे आप एमपीए फोर्थ डोज एंड मोर देन फोर्थ डोज, यहाँ पर आपकी दोनों रिपोर्ट आएगी। फोर्थ डोज आपने कितनों को लगाई और मोर देन फोर्थ डोज, 4 से अधिक आपने 5वीं 6वीं 7वीं डोज भी किसी को दी है तो वो संख्या भी आप यहाँ पर डालेंगे। अब आता है ओरल पिल्स उपयोगकर्ताओं की संख्या माह के दौरान, इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। ओरल पिल्स उपयोगकर्ताओं की संख्या माह के दौरान, यहाँ पर लिखा हुआ है माह के दौरान, यानी इस महीने आपके क्षेत्र में ओरल पिल्स उपयोग करने वाली कितनी महिलाएं हैं तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो मेरे क्षेत्र में यहाँ पर 3 गांव है और तीनों गांवों की तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 27 महिलाएं ऐसी है जो ओरल पिल्स इस महीने उपयोग कर रही है माह के दौरान। यानी आपने पिछले महीने किसी महिला को ओरल पिल्स दी है और वो इस महीने भी उपयोग कर रही है तो उसकी संख्या इस महीने जुड़ेगी। यदि आपने पिछले महीने किसी महिला को ओरल पिल्स दी और वो इस महीने उपयोग नहीं कर रही है तो यहाँ से आपका वो माइनस हो जाएगा, उसका नाम यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर आपका है माह के दौरान, यानी जिस महीने का आप ये फॉर्म भर रहे हैं उस माह के दौरान कितनी ऐसी योग्य दंपति है जो ओरल पिल्स का उपयोग कर रही है वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद है वितरित किए गए ओरल पिल्स साइकिल पैकेट की संख्या। अब 27 महिला आपके यहाँ पर ओरल पिल्स उपयोग करता है तो यहाँ पर उसके 27 महिलाएं थी और 27 महिलाओं को आपने ओरल पिल्स पैकेट दिए, तभी तो वो सभी 27 महिलाएं इस महीने ओरल पिल्स का उपयोग कर पा रही है। यदि आपने 27 में से 5 महिलाओं को या 27 में से 10 महिलाओं को ही आपने ओरल पिल्स पैकेट दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 27 महिलाएं हैं उनके अंदर से आपने 10 महिलाओं को ओरल पिल्स पैकेट दिए हैं तो वो 10 महिला ही माह के दौरान आपका ओरल पिल्स उपयोग कर रही है, बाकी महिलाएं नहीं कर रही है। तो 27 महिलाएं आपने ऊपर दिया है तो 27 ओरल पिल्स पैकेट आप यहाँ पर देंगे तो 27 का 27 यहाँ पर डाल देंगे। अब आगे आता है निरोध उपयोगकर्ताओं की संख्या माह के दौरान। निरोध उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है, इस महीने आपके क्षेत्र में कितने ऐसे दंपति हैं जो आपसे निरोध लेकर के गए हैं, कंडोम लेकर के गए हैं, उनकी संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती होती है, ध्यान से देखेंगे तो 29 ऐसे दंपति आपके क्षेत्र में जो निरोध उपयोग करते हैं और उनके अंदर से वितरित किए गए निरोध पीसेज की संख्या। अब वितरित किए गए निरोध पीसेज की संख्या बढ़नी है, आपने कितने पीस उनको दिए। तो नियमानुसार एक दंपति को 1 महीने के अंदर कम से कम 10 पीस कंडोम के देंगे। एक दंपति के 10 पीस के हिसाब से आपके 29 दंपति हैं तो यहाँ पर आपके 290 निरोध पीसेज की संख्या आ जाएगी। तो ये फॉर्म जिस बहन जी ने भर के दिया था उसके अंदर यहाँ पर 240 कर रखे हैं। हो सकता है कि उनके पास कुछ कम हो सप्लाई के अंदर तो उन्होंने 240 ही दिए हो, परंतु आपको यहाँ पर सप्लाई पूरी रखनी है और 29 निरोध उपयोग करता है। एक दंपति को 10 के हिसाब से 290 आप यहाँ पर देंगे। इसके अंदर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप पूरा 290 ही देंगे, ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, परंतु यहाँ पर नियमानुसार 29 दंपतियों को 1 महीने के 10 के हिसाब से 290 आप निरोध पीसेज देंगे। उसके बाद आता है सेंटक्रोमाइन पिल्स, जो छाया टेबलेट के नाम से आपके पास आती है। तो वो सेंटक्रोमाइन पिल्स है, छाया टेबलेट है, उनके उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है तो मेरे क्षेत्र में वो उपयोगकर्ता 4 है। तो इसके अंदर बीच में आपको एक बात और बता देता हूँ,
ये तो है आपका इन फैसिलिटी के अंदर, यानी आपने अपनी फैसिलिटी के अंदर कितने आपने वितरण किए। और ये है आपके फील्ड के अंदर, जब आप फील्ड में जाते हो, आपकी आशा फील्ड में जाती है, घर पर जाती है, योग्य दंपति सर्वे करने जाती है, HBYC करने जाती है, उस दौरान भी उन्होंने परिवार कल्याण के अस्थायी साधन वहां वितरित किए हैं, तो उनकी रिपोर्ट आपको आउटरीच के अंदर देनी है। इन फैसिलिटी के अंदर केवल आपको अपनी फैसिलिटी के अंदर आपसे आकर के कोई लेकर के गया है तो उनकी रिपोर्ट यहाँ पर देनी है। तो सेंटक्रोमाइन छाया टेबलेट का मैं आपको बता रहा था, तो मेरे क्षेत्र में इस महीने 4 ऐसे दंपति है जो छाया टेबलेट का उपयोग करते हैं, और वितरित की गई सेंटक्रोमाइन पिल्स जो 4 दंपति हैं, तो 4 को ही मैं यहाँ पर सेंटक्रोमाइन पिल्स दूंगा। तो मेरे यहाँ पर 4 डालना है। जो ये फॉर्म मैंने पहले फिलअप कर रखा है, उन्होंने 3 भर के दिया है 6 नंबर फॉर्म में, तो ये 3 गलत है। 4 दंपति आपके छाया उपयोग करने वाले इस महीने हैं, तो 4 को ही आप यहाँ पर छाया टेबलेट देंगे, तो यहाँ पर मैंने 4 डाल दिया है। आगे है वितरित की गई आपातकालीन गर्भ निरोधक ई पिल्स की गोलियां। ये है इमरजेंसी पिल, ई पिल्स के नाम से आती है। तो ई पिल्स की गोलियां आपने कितनी दंपतियों को दी? तो इस महीने मेरे क्षेत्र में मैंने 3 महिलाओं को दी है, तो वो यहाँ पर डालेंगे। आप फील्ड के अंदर जाते हैं और फील्ड के अंदर आशा के द्वारा, एनएम के द्वारा घर पर किसी को इमरजेंसी पिल दी गई है, तो वो आपको आउटरीच में भरनी है, न कि इन फैसिलिटी वाले कॉलम में भरेंगे। आगे आता है गर्भधारण की जांच हेतु उपयोग में लिए गए पीटीके किट। अब पीटीके किट यहाँ पर है गर्भधारण की जांच के लिए। तो यहाँ पर आपके इस महीने जितनी आपको एनसी मिली है, उनकी तो आप सबको एनसी जांच करनी है, वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। इसके अलावा भी हो सकता है आपने और जांचें की हो, जो जांच करने पर आपको नेगेटिव मिली हो, तो आपने कितनी महिलाओं की जांच की वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो ये यहाँ पर इस महीने मेरे द्वारा 4 महिलाओं की जांच की गई थी, तो मैंने यहाँ पर 4 डाल दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे सबडर्मल गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण की संख्या। सबडर्मल गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण की संख्या क्या है? इंसर्ट किए गए सबडर्मल गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण की संख्या। अप्रैल माह से यह नया पॉइंट जोड़ा गया है, तो इसका मतलब क्या है आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो पहले आप समझेंगे सबडर्मल गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण। सबडर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट एक आधुनिक और दीर्घकालिक गर्भ निरोधक विधि है, जिसमें एक छोटा और पतला रोड छड़ को महिला की बाह की त्वचा के नीचे, बाह की त्वचा के नीचे, त्वचा के ठीक नीचे सबडर्मल प्रत्यारोपित किया जाता है। तो सबडर्मल गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण क्या है आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही उसके अंदर आप भर पाएंगे। इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, यहाँ पर देखें। यह रोड आमतौर पर 4 सेंटीमीटर लंबा और 2 मिलीमीटर मोटा होता है। इसमें हार्मोन प्रोजेस्टेरोन जैसे एटोनोगेस्ट्रेल होता है। कार्रवाई की विधि देखेंगे। यह रोड धीरे धीरे हार्मोन छोड़ता है, जो अंडोत्सर्जन ओव्यूलेशन को रोकता है, गर्भाशय गिरवा की म्यूकस को गाढ़ा करता है ताकि शुक्राणु अंदर न जा सके, गर्भधारण की संभावना को रोकता है। उसके बाद आता है अवधि। अवधि इसकी क्या रहेगी? एक बार प्रत्यारोपित करने पर यह 3 से 5 साल तक गर्भ निरोधक प्रभाव देता है। इसके बाद आता है स्थापना। यह एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी द्वारा बाह में त्वचा के नीचे लगाया जाता है। यह प्रक्रिया केवल कुछ मिनटों की होती है। इसके फायदे क्या है? लंबे समय तक सुरक्षा है, 3 साल से 5 साल तक यह काम करता है। गर्भधारण की बहुत कम संभावना होती है, 99% तक प्रभावी है। कोई दैनिक ध्यान नहीं चाहिए, जैसे गोली खाते समय बीच में भूल जाते हैं, गोली लेना भूल जाते हैं, या कंडोम समय पर उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर कोई दैनिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हानियां और दुष्प्रभाव। इसकी हानियां क्या है? मासिक धर्म चक्र में अनियमितता हो सकती है, कभी कभी सिर दर्द, वजन में बदलाव या मूड स्विंग्स हो सकते हैं, स्थान पर हल्की सूजन या दर्द हो सकते हैं, परंतु ये सभी दुष्प्रभाव स्थायी नहीं है, अस्थायी है। कुछ समय बाद ये अपने आप सही हो जाते हैं। यह किसके लिए उपयुक्त है? कौन इसका उपयोग कर सकते हैं? जो महिलाएं लंबी अवधि तक गर्भ निरोधक चाहती है, जो बार बार दवा या गर्भ निरोधक साधन का उपयोग नहीं करना चाहती, यानी बार बार दवा खाना नहीं चाहती है, गर्भ निरोधक साधन का उपयोग करना नहीं चाहती है, तो वो महिलाएं इसको लगवा सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप सबडर्मल गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण की संख्या। सबडर्मल गर्भ निरोधक क्या होता है वो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इंसर्ट किए गए सबडर्मल गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण की संख्या, हटाए गए सबडर्मल गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण की संख्या। यदि आपने, मैंने जो आपको बताया है, जो बाजू के अंदर सबडर्मल लगते हैं, सबडर्मल गर्भ निरोधक प्रत्यारोपण होता है, वो आपने किया है, तो यहाँ पर आप संख्या डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर आपकी 0 आ जाएगी। मेरे हिसाब से अभी तक राजस्थान के अंदर ये कहीं पर भी इस प्रकार की सेवा प्रारंभ नहीं की गई है। यदि कहीं पर की गई है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ कहाँ पर इस प्रकार की सेवाएं शुरू हो चुकी है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आप देखेंगे, ये अच्छे से आपको समझने वाला है। सबसे ज्यादा गलतियां इसी पॉइंट के अंदर होती है।
नसबंदी सेवाओं की गुणवत्ता, नसबंदी सेवाएं, नसबंदी केसेस जिन्हें ऑपरेशन के कारण हुई जटिलताएं। इन दोनों की रिपोर्ट आपको नीचे यहाँ पर देनी होती है। तो यहाँ पर पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, यानी नसबंदी केसेस जिन्हें ऑपरेशन के कारण हुई जटिलताएं। इस महीने या पिछले महीने आपके क्षेत्र में जिन्होंने नसबंदी करवाई है, उनके किसी भी प्रकार की कोई जटिलता आपको मिली है, आप उनके फॉलोअप के लिए होम विजिट पर जाते हैं या आपकी फैसिलिटी पर आकर के वो आपको बताते हैं कि इस प्रकार की कोई जटिलता आपको मिली है, तो वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 कर देंगे। इसके बाद ये कॉलम देखेंगे, नसबंदी एवं आयुसीडी केसेस का बच्चों के अनुसार विवरण। अब बच्चों के अनुसार विवरण देना है, आयुसीडी, पीपीआयुसीडी व पीआयुसीडी सहित कुल। पहला कॉलम क्या है, आयुसीडी, पीपीआयुसीडी व पीएआयुसीडी, ये तीनों आपने जो लगाई है, उन तीनों का बच्चों के अनुसार आपको विवरण यहाँ पर देना है। तो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था ऊपर की मेरे इस केस में केवल 4 आयुसीडी लगी थी, पीपीआईसीडी और पीआईसीडी नहीं लगी थी, तो उन सभी की रिपोर्ट आपको इस कॉलम में देनी है। तो पीपीआईसीडी मेरे इस केस में 2 बच्चों पर 2 लगाई गई थी और 3 बच्चों पर 2 लगाई गई थी, तो कुल मैंने 4 लगाई थी, तो 4 की संख्या यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद आता है पीपीआईसीडी। यहाँ पर पीपीआईसीडी की रिपोर्ट आपको यहाँ पर अलग से भी देनी है, और पीपीआईसीडी आपने लगाई है तो उसकी संख्या आपको ऊपर वाले कॉलम के अंदर जोड़ करके भी भरनी है। तो मेरे इस महीने कोई भी पीपीआईसीडी नहीं लगी थी, इसलिए मेरे यहाँ पर रिपोर्ट 0 ही आएगी। ये कॉलम देखेंगे, इस कॉलम को ध्यान से देखेंगे, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव एमपीए फर्स्ट डोज, यानी आपको केवल एमपीए की फर्स्ट डोज की रिपोर्ट देनी है। फर्स्ट डोज आपने कितनी महिलाओं को दी और उनके अंदर से कितने बच्चों पर दी, तो वो आपको बच्चों के अनुसार संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। तो इस महीने मेरे इस केस के अंदर 2 महिलाओं को मैंने एमपीए इंजेक्शन दिए थे। एक को तो मैंने इंजेक्शन अपनी फैसिलिटी पर दिया था और एक इंजेक्शन मैंने आउटरीच के अंदर दिया था। इन फैसिलिटी के अंदर मैंने 2 बच्चों पर, एक महिला को यहाँ पर मैंने इंजेक्शन लगाया, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और आउटरीच आगे वाला, इससे आगे वाला कॉलम जो है वो आउटरीच का आपका आएगा। आउटरीच के अंदर मैंने एक महिला को इंजेक्शन दिया था और वो एक बच्चे पर दिया था, तो वो संख्या मैंने यहाँ पर डाल दी है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 6, 7, 8 नंबर फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है, उसके अंदर नए पॉइंट क्या जुड़े हैं, उसका क्या मतलब है, ये रिपोर्ट आप कैसे देंगे, पूरा विवरण मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अच्छे से समझ में आ रही हो, और सभी से निवेदन है जो भी वीडियो देखे कमेंट बॉक्स में GWD गुड जरूर लिख दे, अच्छा जरूर लिख दे। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके और ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ, और मेरे इस वीडियो को इतने लोगों ने अच्छा बताया है। वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और शेयर भी करना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं 6, 7, 8 नंबर के नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।